देखिए योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में थे, तारकेश्वर मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ का एक अलग क्रेज होता है, जहां जाते हैं लोग उन्हें देखने के लिए। देखिए जरा दूसरी तरफ भीड़। और उसके बाद योगी का रोड शो देखिए जरा। जो कैंडिडेट्स हैं वो भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आकर उनका प्रचार करें। कैमरा टकराएगा इससे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की सुपुत्र द्रौपदी, भारत माता की। अब आपको दिखाने जा रहा हूं दिलचस्प तस्वीर। योगी के सिंघम बंगाल में उतर गए। अजय पाल शर्मा को देख रहे हैं आप। योगी के सिंघम में सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ना आने वाले कह रहे हैं वोट नहीं है, वोट नहीं है। हमारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा क्या है? तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ना आने वाले कह रहे हैं वोट नहीं है, वोट नहीं है। आप सुन रहे थे योगी के सिंघम कहा जाता है इन्हें। इनका नाम है अजय पाल शर्मा। इनके बारे में आपने सुना होगा। कौन है अजय पाल शर्मा? योगी के पसंदीदा अधिकारी बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बन गए और चुनाव आयोग ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया है। 2011 बैच के आईपीएस शर्मा की पहचान बहुत तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ में उनकी नियुक्ति की गई है। टीएमसी ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल भी उठाए। अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल है। अजय पाल शर्मा प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो मुख्य नोडल अधिकारी थे। माघ मेले में अजय पाल ने पूरा सुरक्षा इंतजाम संभाला। शंकराचार्य से विवाद में भी अजय पाल सुर्खियों में थे। वो योगी के खास और दबंग पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। अजय पाल शर्मा की पुलिस पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई थी। पहली पोस्टिंग से ही वो अपराधियों के लिए खौफ का नाम बन गए। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन और एनकाउंटर को लेकर चर्चा में रहे। अजय पाल को सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। अखिलेश की सरकार में वो हाथरस और फिर शामली में एसपी थे। अजय पाल शर्मा यूपी में हुए 75 एनकाउंटर में शामिल रहे। रामपुर में आजम के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी अजय पाल ने की थी। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल हाई स्कूल में टॉपर रहे। 2011 में सिविल सर्विस में उनकी रैंक 17 थी और यूपी कैडर में आईपीएस बने। अब आपको दिखाता हूं कि देखिए जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। अखिलेश यादव को पता चला कि अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल में, सभी नेताओं को पता चला, तो अखिलेश ने देखिए ट्वीट किया है और लिखा हुआ है इस ट्वीट में कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने भेजा है टेस्ट करने एजेंट्स को ऑब्जर्वर बनाकर रामपुर संभल वाले, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा इससे। दीदी है यहां और दीदी हमेशा रहेंगी। अखिलेश धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि वो सही वक्त पर इस पर एक्शन भी लेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में। टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं।
लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। अब ये जो बंगाल में हो रहा है, बंगाल में चुनाव से पहले ये हो रहा है, सुरक्षा बल तैनात है, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, और देखिए अरेस्टिंग शुरू हो गई। जो लोग हिंसा कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस उठा कर ले जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस को जो संदिग्ध लग रहे हैं, पुलिस को जो लग रहा है ये चुनाव में माहौल खराब कर सकते हैं। अब देखिए बंगाल में अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चुनाव के दौरान बंगाल में 510 करोड़ से ज्यादा की तो जब्ती हुई है, और इस साल फरवरी से 27 अप्रैल के बीच ये जब्ती की गई है। सोचिए जब्ती में क्या क्या, ऊपर देखिए, कैश 30 करोड़, शराब 126 करोड़ से ज्यादा की, ड्रग्स 110 करोड़ से ज्यादा का, कीमती धातु लगभग 52 करोड़ 28 लाख, गिफ्ट के सामान 184 करोड़ 85 लाख के। 2021 चुनाव में 339 करोड़ की जब्ती हुई थी, और इस बार करीब 170 करोड़ ज्यादा जब्ती हुई है। जगदलपुर और बैरकपुर में देर रात छापेमारी हुई, करीब 24 घंटे में 1100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1100 लोग अरेस्ट हुए। चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी वर्धमान में टीएमसी के पार्षद को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सड़क तक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अभी बूथ तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, और इससे उपद्रवियों की पहचान आसानी से होगी। पहले चरण में पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों को डराने की रिपोर्ट आई थी, और इसके बाद चुनाव आयोग ने सड़कों पर निगरानी रखने का फैसला किया है। वोटिंग से पहले बाइक रैलियों पर रोक बरकरार रहेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को मंजूरी दी है। वोटिंग से 48 घंटे पहले से बाइक रैलियों पर पूरी तरह बैन रहेगा। यह है तैयारी। देखिए जरा अब जो हालात हैं उस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक टीएमसी के कार्यकर्ता के यहाँ सैकड़ों की संख्या में बम मिले, तो इस तरह की तैयारी थी कि किसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और ये आज नहीं, पिछले लगातार 15 वर्षों से जब तक वहां पर टीएमसी की सरकार है, गुंडागर्दी करके वहां के चुनाव को कभी भी उन्होंने निष्पक्ष नहीं होने दिया। और आज जब इलेक्शन कमीशन ने कड़ाई के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है, तो आज टीएमसी और उनके नेता के मन में बेचैनी है। बीजेपी के पास और कोई उपाय नहीं है। एनआईए क्या करेगा? केस देगा। हम सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई बम गोली हम सपोर्ट नहीं करते, मगर हर चीज में अगर एनआईए ओवर यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी, ये खराब चीज हो रहा है। ये उनका जो वैल्यू है उसको खराब कर दे रहा है। लोकतंत्र में जो है वो अराजकता और उद्दंडता का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे कहीं पर भी हो, और इसको किसी भी तरह से आप कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको कोई पसंद है और नहीं पसंद है तो आपको जो है जनता की अदालत में जाना होगा कि आप जो है वो गोली बंदूक और बम चलाएंगे। और अब बात बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई की। सबसे बड़ी लड़ाई होनी है भवानीपुर में, जहां ममता बनाम शुभेंदु है। सबने वहां ताकत झोंक दी है, लेकिन उससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में थे। बैरकपुर में रैली कर रहे थे पीएम। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी आज रोड शो कर रहे थे।
गृह मंत्री ने बैक टू बैक लगातार एक के बाद एक बहुत से रोड शो किए हैं हर दूसरे जिले में। अब बारी है सबसे बड़ी लड़ाई की, और सबसे बड़ी लड़ाई है भवानीपुर में। देखिए भवानीपुर में ममता बनर्जी खुद पदयात्रा कर रही थी, आज सड़क पर थी ममता बनर्जी। और भवानीपुर में ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु ने। अब आपको बताऊं कि शुभेंदु और ममता में भवानीपुर में टक्कर है। कौन किस पर भारी है, भवानीपुर क्या कहता है। बंगाल में टाइगर बंगाल के पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, और इस बार भवानीपुर में भी दो टाइगर की लड़ाई है। साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी की चुनौती है। प्रचार खत्म होने के आखिरी दिन दोनों भवानीपुर में थे। आखिरी वक्त तक दोनों ने वोटरों को रिझाने की कोशिश की है। एसआईआर के बाद भवानीपुर सीट पर 51,000 लोगों के नाम कटे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जिस सीट से ममता लड़ने जा रही है वहां 51,000 लोगों के नाम कट गए एसआईआर में। एसआईआर से पहले भवानीपुर में 2,06,000 से ज्यादा वोटर थे। अब 1,60,313 वोटर मतदान कर सकेंगे। नाम कटने वालों में 23.3% मुस्लिम वोटर है और 76.7% गैर मुस्लिम वोटर के नाम लिस्ट से हटे हैं। इनमें से कई ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी है, या बहुत से ऐसे थे जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ममता और टीएमसी के लिए यह सीट बेहद सुरक्षित मानी जाती है। 2011 में इस सीट पर ममता की पार्टी का कब्जा 2011 से ममता बनर्जी इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। 2011, 2016 और 2021 में ममता ने यहां से चुनाव जीता था। 2021 में ममता को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा जब शुभेंदु ने हराया था। तब ममता के करीबी रहे शुभेंदु, 1956 वोटों से जीत हासिल की थी इन्होंने। हार के बाद ममता ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा और नंदीग्राम में ममता को हराने के बाद शुभेंदु अब भवानीपुर में ममता को टक्कर दे रहे हैं। शुभेंदु ने ठान लिया, जहां जहां ममता जाएंगी वहां वहां मैं जाऊंगा लड़ने। शुभेंदु इस बार नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर की सीट से भी चुनाव मैदान में है। इस वजह से यह सीट बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट में शामिल हो गई है। ममता को टीएमसी के गढ़ में शुभेंदु ने करारी मात दी थी। इसके बाद बीजेपी को उम्मीद है कि यहां भी शुभेंदु अधिकारी कड़ी टक्कर देंगे ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो देखिए जरा, ममता बनर्जी आज मंदिर पहुंची, कालीघाट मंदिर पहुंची थी ममता बनर्जी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी भी इस मंदिर पहुंचे थे। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि नमो सर्वमंगल। दूसरी तरफ देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी आज कालीघाट मंदिर पहुंचे। दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की शुभेंदु ने। अब आपको बताऊं कि भवानीपुर जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ने जा रही है, सभी के दिमाग में है ममता चुनाव जीतेंगी या नंदीग्राम की तरह हार जाएंगी। तो आपको लिए चलता हूं, भवानीपुर का रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं क्या कहता है भवानीपुर। भवानीपुर में देखिए 2021 में उपचुनाव हुआ क्योंकि ममता नंदीग्राम हार गई थी।
21 में उपचुनाव हुआ तो ममता बनर्जी चुनाव लड़ी भवानीपुर से, उनके सामने बीजेपी की प्रियंका टिबरीवाल मैदान में थी। उपचुनाव में ममता ने भवानीपुर सीट से जीत दर्ज की थी और बीजेपी उम्मीदवार को 58,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। उससे पहले 2021 में चुनाव हुआ जब ममता नंदीग्राम में लड़ी थी। 21 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की। टीएमसी के सोवन देव चटर्जी यहां से चुनाव लड़े थे। 2021 विधानसभा चुनाव ने टीएमसी जीती यहां से। 28,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी विधायक ने ममता के लिए उसके बाद यह सीट छोड़ दी जब ममता नंदीग्राम से हार गई। यही उपचुनाव हुआ। 16 का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 16 में ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ी, उनके सामने चुनाव लड़ी थी भवानीपुर से दीपा दास मुंशी, कांग्रेस की उम्मीदवार। 2016 में ममता ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हरा दिया था। तब जीत का अंतर था 25,000 के करीब। दीपा दास मुंशी मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी थी। 2011 में यहां उपचुनाव हुआ। ममता के सामने सीपीआईएम ने नंदिनी मुखर्जी को उतारा था चुनाव में और 2011 में ममता ने लेफ्ट उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। ममता को तब 73,000 से ज्यादा वोट मिले थे उस वक्त। तो ममता बनर्जी के लिए यह सीट बहुत मजबूत मानी जा रही है। फिर भी ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे, भवानीपुर। भवानीपुर में माहौल क्या है, हवा क्या है चुनावी, लोगों की जुबानी सुनिए। दीदी आएगा, दीदी रहेगा, दीदी जय बांग्ला, जय बांग्ला। भवानीपुर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है इस बार। हम लोग सबको ही मिलकर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि टीएमसी सरकार जाए और बीजेपी आए। दीदी के चाहिए, बहुत अच्छा होगा। दीदी का जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों क्यों? क्योंकि हम लोग दीदी को चाहते हैं बहुत मन से। वो लक्ष्मी भंडार मिलता है, सब कुछ मिलता है, लक्ष्मी भंडार में मिलता है, सब कुछ मिलता है। विकास का काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पब्लिक गद्दी से हटा देगी। ममता जी बंगाल की बेटी है, अब उनका विदाई निश्चित है। ये बताने की और बातें होती है, प्रैक्टिकल आप आके देखिए ना। यहाँ पे रंगाई पुताई होता है, खाली सड़क का हालत देखिए क्या है, खाली रंगाई पुताई, उससे काम चलेगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है एकदम। इसलिए बीजेपी सरकार, यही बात बीजेपी सरकार। जो होगा मजेदार होगा, जो होगा इस बार। भवानीपुर में भगवामय हो जाएगा। परिवर्तन मांग रहा है पूरा बंगाल। वो तो काम नहीं कर रहा, वो तो भाषण देता है और कुछ नहीं। वो बेकारी रोजगार वो कुछ नहीं करता। वो तो मोदी को गाली देता है और किसी को नहीं, मोदी को हमेशा को गाली देता है। उनको लिए कुछ नहीं कर सकता। दीदी आएगी, दीदी आएगी। क्यों? सब तो विचार है, दीदी काम अच्छा कर रही है। प्रधानमंत्री भी झालमुड़ी खाए हैं। हाँ। उसके बाद से बिक्री बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है। नंदीग्राम में हराया और भवानीपुर में जनता चुन लिया है। इस बार कमल खिलेगा। ऐसा में जो घुसपैठिया है वो लोग निकलना है क्या? जो डेड वोट आ रहा है, जैसे हेमंत मुखर्जी, वो वोट देने आता, अभी नहीं आएंगे। कोई भूत वोट देने नहीं आएंगे। तो आपने सुन लिया भवानीपुर की नब्ज, भवानीपुर के लोग क्या कह रहे हैं। बाबा उनसे बातचीत कर रहे थे। ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही। उन्हें पता है कि इस बार जो लड़ाई है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा कठिन है। ममता बनर्जी पदयात्रा के बाद स्कूटी पर बैठ गई। तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने अपना अपना नॉमिनेशन पहले फाइल किया था तो हलफनामा दिया था। हलफनामे के जरिए यह पता चला कि आखिर दोनों की संपत्ति क्या है। देखिए जरा, दोनों बहुत साधारण है हर लिहाज से। ममता बनर्जी हलफनामे के मुताबिक ममता की संपत्ति में कमी आई है। 2021 के चुनाव में 16,72,000 की संपत्ति बताई थी। 26 में ममता बनर्जी की संपत्ति घटकर 15,37,000 हो गई। 5 साल में संपत्ति करीब 1,30,000 कम हो गई। हलफनामे के मुताबिक उनके पास न घर है न ही कार है। ममता ने कोई बड़ा निवेश भी नहीं किया हुआ। ममता पर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। ममता का घर कालीघाट में हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर है। हालांकि यह घर भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। एफिडेविट के मुताबिक उनके पास खेती की कोई जमीन नहीं है। ममता के पास 75,700 रुपए कैश बैलेंस है। 9.7 ग्राम सोने की ज्वेलरी है जिसकी कीमत 1,45,000 है। ममता के खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है। अब बारी है शुभेंदु अधिकारी की। उनकी संपत्ति 5 साल में इनकी भी संपत्ति कम हो गई। पिछले 5 साल में शुभेंदु की संपत्ति 4 लाख से ज्यादा घट गई। एफिडेविट के मुताबिक शुभेंदु की संपत्ति करीब 86 लाख है। शुभेंदु अधिकारी के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है, ना ही शुभेंदु अधिकारी के पास सोना है।
शुभेंदु ने हाथ में नकद 12,000 रुपए घोषित किए हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में 24 लाख से ज्यादा जमा है। जमीन और फ्लैट की कीमत 61 लाख से ज्यादा बताई गई। हलफनामे में शुभेंदु के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज है। शुभेंदु के खिलाफ ये सारे मामले 2021 के बाद दर्ज हुए। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सारे केस दर्ज हुए हैं शुभेंदु अधिकारी पर। अब सुनिए जरा, दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, क्या कह रहे हैं दो महारथी। पूरा भगवा लहर चले, बम्पर वोटिंग होगा, 95% वोटिंग होगा। सब जनता जाग चुका है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। गुंडा को सीधा करने के लिए हम तक गुंडा है, सीधा करने के लिए कर रहा है। बीजेपी ठीक करेगा कि कोलकाता कैसा है कैसा नहीं है, तुम पहले दिल्ली को संभालो। इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है, जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। आइए अब कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि चुनाव में सबसे जरूरी तो उसके रंग हैं और नेता भी उसी रंग में रंगे नजर आते हैं। कल्याण बनर्जी को आप देख रहे हैं, लोगों के बीच थे तो झूमने लगे। तो कल्याण बनर्जी अलग ही रंग में होते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं को उतारा है। सांसद रवि किशन बंगाल में थे और फिर अपने रंग में नजर आए रवि किशन। तब तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। ये वोटवा का मजा अभी बंगाल ले दीदी, कहे कि 4 मई के बाद दीदी आराम करे चली। हरा हरा तब तकरार छिड़ल बा त तकरार चली। और न सिर्फ रवि किशन बल्कि ममता बनर्जी के लिए अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है, वो भी प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता में अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बेशक भूचाल आया था, राघव चड्ढा एंड टीम छोड़ गए, लेकिन केजरीवाल कोलकाता में रैली कर रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर बंगाल में जो दूसरे चरण में चुनाव होने, वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में कौन किस पर भारी है। 142 सीटों पर 142 सीट्स पर वोटिंग होनी है। ममता के गढ़ में वोटिंग मानी जा रही है इस बार। 2021 में दीदी का जादू चला था यहां पर। टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी 142 में से। जो दूसरे चरण में 142 सीट्स पर वोटिंग हो रही है, 123 टीएमसी ने जीती थी और उसमें से 18 बीजेपी को मिली थी। 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी और 29 अप्रैल को यहां वोट डाले जाएंगे। 24 परगना, हावड़ा, मेदिनीपुर, वर्धमान में यह वोटिंग होगी और 2.5 लाख जवानों को तैनात किया गया है इस चुनाव में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। टीएमसी का फॉर्मूला है, गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए क्या? जब कुछ किया ही नहीं तो बर्बादी करने के लिए मौका देंगे क्या? आपने बंगाल की गंगा नदी में नाव की सवारी की। यहाँ पानी बिल्कुल साफ है।